आप लोग जब आपातकाल की बात करते हैं तो अपोजिशन आपसे सवाल पूछता है कि अभी देश में अघोषित आपातकाल है। एक अजीब तमाशा विपक्ष का देखा है। पार्लियामेंट होती है डेलिब्रेशंस के लिए, डिस्कशंस के लिए, डिबेट के लिए। अपोजिशन इन तीनों चीजों से डरकर भागता है। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी पर इस वक्त विपक्ष भी उठा रहा है, वो जनता भी पूछ रही है कि बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन मिलेगा। चूंकि आप वो राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष हैं तो आप बेहतर बता पाएंगे कब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिल जाएगा। ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि मर जाएंगे लेकिन एसआईआर नहीं होने देंगे बंगाल में। उम्मीद से भी बेहतर सीटें मिली हैं। तमाम नेता आपकी पार्टी के ही बता रहे हैं। चूंकि अमित शाह पहले ही बता चुके हैं 160 165 सीटें उनको आने वाली हैं, लेकिन 202 एनडीए पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है बिहार में। आप इसको कैसे देखते हैं और क्या बड़ी वजह रही? ममता दीदी की बौखलाहट ये बताती है कि बंगाल से उनकी जाने की बारी है। तो कांग्रेस आपसे लगातार ये पूछती है कि हम लोग 60 साल तक देश में राज किया कांग्रेस पार्टी ने, हम लोग ऐसे कार्यालय ऐसे दफ्तर नहीं बना पाए, लेकिन बीजेपी ने 10 साल में ही जिला स्तर पर ऐसे मुख्यालय बना लिए जो कांग्रेस के प्रदेश स्तर पर नहीं बने हुए। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर हर राज्य में अलग अलग तरीके के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। कहीं पद यात्रा निकल रही है तो कहीं ब्लड डोनेशन का कैंप लग रहा है। तरह तरीके के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, चाहे सरदार पटेल की जयंती से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे बीजेपी से जुड़ी बातें हों या फिर बिहार चुनाव हो, तमाम ऐसे मुद्दे, इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान है आज भारतीय जनता पार्टी के कोषा सह अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। पंजाब में आप आए हैं, 150वीं जयंती मनाई जा रही है सरदार पटेल की। बहुत कुछ बदला है 150 सालों में देश में, लेकिन अभी जिस तरीके की पदयात्राएं निकल रही हैं सरदार पटेल की जयंती पर, आप खुद इस कार्यक्रम में शरीक होके आए हैं, कैसे देखते हैं और क्या कुछ आयोजन किए जा रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को संगठित करने के लिए, एकजुट करने के लिए जिस प्रकार का साहसिक काम किया और 565 रियासतों को जोड़ा, उन सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो 75 वर्षों में सरकारों ने नहीं दिया जी। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसी शख्सियत है जो हमारी युवा पीढ़ी को बहुत मोटिवेट कर सकते हैं, बहुत उनको प्रेरित कर सकते हैं देश के लिए काम करने के लिए। उनका अपना भी जीवन, वो किसानों के लिए, गरीबों के लिए संघर्ष किया उन्होंने, इसलिए वो सरदार कहलाए। सरदार की उपाधि उनको मिली। बहुत बड़े वकील थे। देश के लिए जो कुछ भी किया उन्होंने, यहाँ तक कि जिस समय देश की आजादी की बात हो रही थी और कौन प्रधानमंत्री बने, तो ये था कि कांग्रेस चूंकि आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी तो उसका अध्यक्ष ही बागडोर लेगा। तो उस समय कांग्रेस में जो सभी प्रदेश इकाइयों से प्रधानमंत्री का नाम मांगा गया, तो एक भी कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं दिया और सबने सरदार पटेल का नाम दिया। इतनी सरदार पटेल की स्वीकार्यता थी। लेकिन अब ये अलग विषय है इतिहास का कि पूज्य गांधी जी के विशेष प्रेम के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नाम वापस लिया और नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, और उसके कारण देश ने 75 साल तक कश्मीर में 371 का दंश सहा। सरदार पटेल होते तो वो दंश नहीं होता। तो उनका 150वां जन्म दिवस, 150वीं जयंती पूरे देश भर में मनाने के लिए कार्यक्रम हुए। 31 अक्टूबर से लेकर के और 25 नवंबर तक पदयात्राएं चल रही है सब जगह। उसी के निमित्त में यहाँ पर भी आया। यहाँ भी आज सुबह पदयात्रा हुई है और कल जालंधर ग्रामीण में एक पदयात्रा है। पूरे देश में सब जगह पदयात्राएं होने के बाद 26 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक उनके गृह जिले से, कामसाज से, गुजरात में, और जहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी है उनकी जो 182 मीटर ऊंची प्रतिमा आदरणीय मोदी जी ने लगवाई है, और वहाँ तक देश के सभी बड़े नेता
पदयात्रा करेंगे, जी। उस पदयात्रा में सम्मिलित होंगे, देश को एक संदेश जाए जिससे, और आपको शायद मालूम होगा, आपके माध्यम से जनता को पता लगे कि वो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो भी इस देश के गांव-गांव से, क्योंकि किसानों के नेता थे, तो गांव-गांव से किसानों के घर से मिट्टी और पुराने औजार जी। का लोहा इकट्ठा करके वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना 182 मीटर। 182 जी। मीटर। आज वो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन गया है, पर्यटन स्थल बन गया है। मैं स्वयं वहां होकर आया हूँ। इतनी अद्भुत प्रेरणा मिलती है वहां खड़े होकर के, और सरदार पटेल का विराट व्यक्तित्व उसमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को सब पता लगे महापुरुषों के बारे में, इसका ये कार्यक्रम है। सारे राज्यों में पदयात्राएं निकाली जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अमूमन पदयात्रा भी कांग्रेस- निकाली गई, हमने जगह जगह पर मूर्तियों को साफ सफाई करने का, सेवा का काम भी किया, स्वच्छता का भी किया, जगह जगह हेल्थ कैंप भी लगे, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगे, चरणों में, विभिन्न चरणों में। अभी जो चरण चल रहा है पदयात्रा का चल रहा है। देश का भविष्य युवा कहा जाता है, आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे सरदार पटेल जी के माध्यम से, क्योंकि सरदार पटेल की जयंती पर जिस तरीके से देश में कार्यक्रम हो रहे हैं और युवा भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या फिर तमाम वो लोग हों जो सरदार पटेल को अपना आइडल मानते रहे। मोदी जी के आने के बाद ऐसे सभी महापुरुषों को जिनको उपेक्षित रखा गया, जिनके बारे में बताया नहीं गया या गलत बताया गया, उनके बारे में युवा पीढ़ी को अवगत कराने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चले। अभी हमने 15 नवंबर को आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई है, जिन्होंने क्रांतिकारी थे, आदिवासियों को संगठित करके अंग्रेजों के साथ लोहा लिया। इस प्रकार के जितने जितने काम होते हैं, हमने मोदी जी के आने के बाद संविधान दिवस मनाना शुरू किया, जिसको कोई नहीं मनाता था। गुरु तेग बहादुर जी की बलिदानी परंपरा जो विश्व के इतिहास में कहीं नहीं है, देश और धर्म की रक्षा के लिए 3-3 पीढ़ी जिन्होंने वार दी, उनके साहबजादों के दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाना घोषित हुआ, इससे पहले कोई नहीं जानता था। तो इस प्रकार से सभी जो देश को एकजुट रखने वाले महापुरुष हुए हैं और देश धर्म के लिए जिन्होंने अपने बलिदान दिए हैं, वो युवा पीढ़ी को प्रेरित कर सकते हैं, उनके किए हुए कामों को आगे लाना और युवा पीढ़ी को उससे प्रेरित होने के लिए प्रेरित करना। चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष भी हैं, बड़े पद पर हैं बीजेपी में, आप कितना संघर्ष रहा डॉक्टर नरेश बंसल के लिए यहाँ तक पहुंचने में? अब आप उसको संघर्ष के रूप में देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि काम की पहचान होती है। मैंने कोई बहुत संघर्ष नहीं किया, लेकिन मैंने अपने जीवन से संघर्ष किया। मेरा जीवन लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। हम 6 भाई बहन थे, पिताजी मुनीम थे, तो आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया नहीं थी। लेकिन मैं बचपन में ही 7-8 साल का था तो संघ की शाखा से जुड़ गया। खेलने कूदने के लिए गया था। खेलना कूदना अनुशासन इतना प्रिय लगा, देशभक्ति के गीत गाने इतने प्रिय लगे कि वहीं के होकर रह गए। तो उसके कारण धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और पढ़ाई लिखाई के लिए भी संघर्ष किया। लिफाफे बनाने का काम किया, अखबार बांटने का काम किया, ट्यूशन पढ़ाने का काम किया, त्योहारों पर सामग्री जैसे रक्षाबंधन पर राखी बेचने का काम किया, दशहरे पर होली पर रंग गुलाल पिचकारी बेचने का काम किया, दीपावली पर पटाखे बेचने का काम किया। तो इस तरह से सारे काम किए और संघ के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उन सबका सहयोग मिला मुझे उसको करने में। उनकी आत्मीयता के कारण मैं समाज जीवन में आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ा तो 19-20 साल का था, कॉलेज में आया तो विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया, इंटर कॉलेज की यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बना। फिर विद्यार्थी परिषद का जब कॉलेज में आने के बाद डिग्री कॉलेज में पहले कोषाध्यक्ष बना, फिर जिला संयोजक बना। 74 में ही मेरी पूरी टीम में मैं था, उसमें तो मेरी नौकरी लग गई सरकारी इरिगेशन डिपार्टमेंट में। 25 में इमरजेंसी लग गई, 75 में, 1 साल बाद ही। तो इमरजेंसी का बड़ा अनुभव हुआ। 3-3 इमरजेंसी मुझे देखने को मिली है। 2 इमरजेंसी राम जन्मभूमि आंदोलन में, उसमें भी 2-2 महीने अंडरग्राउंड रहे, और इसमें तो पूरे आंदोलन में अंडरग्राउंड रह करके काम किया। उदाहरण के लिए उस समय कोई आज की जैसी प्रिंटिंग व्यवस्था ही नहीं थी।
तो मैं चूंकि इरिगेशन में था और उस समय भूमिगत आंदोलन के साहित्य को की जिम्मेदारी मेरी रहती थी। तो लोग लंच करने जाते थे और मैं दरवाजा बंद करके उसके स्टेंसिल काटता था, और जो स्टेंसिल कटते थे उनको फिर हाथ से साइक्लोस्टाइल करते थे, तब उसका अखबार जैसा निकाल करके, क्योंकि अखबार बंद थे। पंजाब केसरी ने तो उसको झेला है, लाला जगत नारायण जी और गोयनका जी ने उसको प्रत्यक्ष झेला है, लाइटें काट दी, सब कुछ, फिर भी निकाला। लेकिन सारे अखबार नहीं निकलते थे, जनता को सही खबरें नहीं पता लगती। तो जिले जिले पर ये व्यवस्था की, तो उसमें क्या करते करते इमरजेंसी के भूमिगत आंदोलन में रहे, और फरवरी 77 में वहां से भी नोटिस मिल गया कि आपका संबंध आरएसएस से है, क्यों ना आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं। सरकारी नौकरी की, सरकारी नौकरी थी। परिवार के लोग भी थोड़ा चिंतित हुए, खैर हमने तो कभी परवाह और चिंता नहीं की, लेकिन ईश्वर भी सहायता करता है। उसी बीच में सोच रहे थे क्या करना है कि बैंक में नौकरी लग गई, तो हमने खुद रिजाइन कर दिया। यूको बैंक में नौकरी लगी, सरकारी नौकरी था, तो छोड़ के गदरपुर चले गए। फिर वहां भी रह करके ग्रामीण क्षेत्र में संघ कार्य किया, बैंक में रहा। बैंक में आया तो फिर मजदूर संघ की भी जिम्मेदारी रही, यूनियंस की गठित करने की। तो इस प्रकार से हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद में रामशिला पूजन के काम, संघ की प्रत्यक्ष जिम्मेदारियां, बौद्धिक प्रमुख, नगर प्रमुख, जिला प्रचार प्रसार प्रमुख, जिला संपर्क प्रमुख, ये सब तृतीय वर्ष किया संघ का। तो इस प्रकार से सब धीरे धीरे संघ के कारण सामाजिक कामों में निखार आता गया और आगे बढ़ते गए। 2001 में 14 साल की नौकरी बाकी थी, वीआरएस लिया और सभी मित्रों के सलाह पर राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा। 2002 में महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी मिली उत्तराखंड के, 7 वर्ष तक महामंत्री संगठन रहा। फिर सरकार आ गई मेरे महामंत्री संगठन रहते रहते, तो फिर 2009 में सरकार आने के भी 2 वर्ष के बाद 2009 में मुझे हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन का दायित्व मिला। वो किया, 12 में सरकार नहीं आई, तो फिर मुझे जनरल सेक्रेटरी का दायित्व मिला। जनरल सेक्रेटरी में फिर 7 साल तक रहा, 2019 तक, और उसका काम करते करते 2000 बीच में 2014 में 12 में भी मुझे राज्यसभा के लिए अवसर मिला, पर हमारा बहुमत नहीं था, इसलिए मेरा नॉमिनेशन करा के फिर वापस कराया गया। वो सब घटनाएं हुई हैं। लेकिन 2018 से 2020 तक में 20 पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम कमेटी का सरकारी वाइस चेयरमैन रहा विद कैबिनेट रैंक, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक। और 2020 नवंबर से मैं राज्यसभा में आ गया और 2022 में मुझे केंद्र में राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, वो कर रहा हूँ। समय समय पर जो अभियान आते हैं उसकी केंद्रीय टोली में मुझे अवसर मिलता है। इस समय में भी जो पार्टी के संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं उसमें मैं राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी हूँ। हम आएंगे सर उस चुनाव पर भी। आप लोग जब आपातकाल की बात करते हैं तो अपोजिशन आपसे सवाल पूछता है कि अभी देश में अघोषित आपातकाल है। मुझे विपक्ष का कोई आदमी एक उदाहरण बताए कि कौन सा अघोषित आपातकाल है। उस समय तो कुछ लिखना, पढ़ना, बोलना सब बंद था। विपक्ष के सारे नेता जेल में थे। आज कौन सा नेता जेल में है? आज विपक्ष प्रधानमंत्री को सीधे सीधे कौन सी गाली नहीं दे रहा है? कौन से अखबार पर सेंसरशिप लग रही है? कहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है? जिन्होंने इमरजेंसी लगाई वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी वो थी जिसमें बोलना गुनाह था, बिना अपील के, बिना दलील के डीआईआर और मीसा में बंद हो जाते थे, कोर्ट में भी नहीं लेकर के जा सकते थे। आज तो रात को 2 बजे भी अपराधियों के लिए कोर्ट खुलवा लेते हैं। खुलता है कि नहीं खुलता है? तो कौन सी इमरजेंसी है? चुनाव अभी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है,
आपको लग रहा है इस बार सेशन शांति तरीक सुचारू रूप से चल पाएगा? क्योंकि अपोजिशन पहले भी हंगामा करता रहा और पिछले जितने भी हाल फिलहाल के अभी आप सेशन देखें, ज्यादातर तो स्थगित होते रहे, कार्रवाई शुरू होती स्थगन हो जाता है। देखिए, एक अजीब तमाशा विपक्ष का देखा है। हम्म। पार्लियामेंट होती है डेलिब्रेशंस के लिए, डिस्कशंस के लिए, डिबेट के लिए। अपोजिशन इन तीनों चीजों से डरकर भागता है। ना डिबेट में भाग लेना चाहता है, ना डेलिब्रेशंस में भाग लेना चाहता है, ना डिस्कशंस में भाग लेना चाहता है, और जाके बाहर मीडिया को बोलता है। भाई, जो तुम मीडिया को बोल रहे हो वहां पर बोलो ना, हाउस के अंदर। वो नहीं करेंगे। तो ये जो टीआरपी का, मीडिया के टीआरपी के चक्कर में अपोजिशन चलने नहीं देता है, इसके कारण से अपोजिशन देश का बहुत बड़ा नुकसान करता है। इंडिया अलायंस को आप कैसे देखते हैं? अभी खबर आ रही है, हालांकि पुष्टि नहीं हुई इस चीज की, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि कांग्रेस चाहती है इंडिया अलायंस खत्म हो जाए, सिंगल बाय सिंगल लड़ो। हालांकि सिंगल तो लड़ ही रहे हैं ज्यादातर राज्यों में। लेकिन वहां पर और दल चाहते हैं कि कांग्रेस इंडिया में रहे। क्या ममता बनर्जी चाहती हैं कि कांग्रेस इंडिया अलायंस को लीड करे? क्या अखिलेश चाहते हैं कि इंडिया अलायंस को लीड करे? तेजस्वी ने तो हाल देख लिया है, उससे पहले अखिलेश भी हाल देख चुके हैं। तो मुझे तो लगता नहीं कि वहां कोई अलायंस जैसी चीज है। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी पर इस वक्त विपक्ष भी उठा रहा है, वो जनता भी पूछ रही है कि बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन मिलेगा। चूंकि आप राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष हैं, तो आप बेहतर बता पाएंगे कब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिल जाएगा। मैं राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी भी हूँ, जी। जो 4 लोगों की टीम है। तो आपके इस चैनल पर मैं कह सकता हूँ कि विपक्ष को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पार्टी स्मूथ चलती है, अध्यक्ष है, और जब अध्यक्ष बदलना होगा या उन्हीं को जो भी करना होगा, पार्टी का हमारा वरिष्ठ नेतृत्व जो तय करेगा और समय पर करेगा। और मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबंध में बड़ी जल्दी फैसला सबको सुनाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। अखिलेश यादव बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं आप लोगों से राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि नड्डा साहब का कार्यकाल पूरा हो चुका है, कई बार बढ़ाया जा रहा है, अभी भी बढ़ाया जा चुका है। तो आपको नहीं लगना चाहिए कि एक तय समय सीमा होनी चाहिए, उस पर चुनाव हो जाने चाहिए संगठन में? अखिलेश यादव जी को पार्लियामेंट के अंदर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, आपको ध्यान में होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की 14 करोड़ की पार्टी है, हमको सारा विचार करना पड़ता है, तय करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, सबका कंसल्टेशन करना पड़ता है, सारे राज्यों से फीडबैक लेना पड़ता है, तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा आपकी पार्टी में मैं कह सकता हूं, अखिलेश की पार्टी में, कि 25 साल तक तुम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहोगे, क्योंकि वहां कोई विकल्प नहीं है, वहां कोई करना नहीं है तय। तो इसलिए अखिलेश को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश की आवश्यकता अनुसार हमारा पार्टी को लीड करने वाला एक अच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको मिलेगा। एसआईआर पर बड़ा बवाल हो रहा है। अभी चूंकि बिहार में एसआईआर हुई है, 12 राज्यों में प्रक्रिया जारी है, ममता का भी प्रोटेस्ट चल रहा है बंगाल में, तमिलनाडु से भी खबरें आ रही हैं, बीएलओ पर प्रेशर देने की भी खबरें हैं। आपको लग रहा है एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो ठीक है? देखिए, मैं प्रति प्रश्न करता हूं, जी। क्या जिस देश के मतदाता सरकार चुनने वाले हैं, उनकी मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश का जो पात्र व्यक्ति है सरकार चुनने का, देश का नागरिक है, वो लिस्ट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो अपात्र है, जो मर गया, दूसरी जगह चला गया या घुसपैठिया है, वो होना चाहिए क्या लिस्ट में? वो तय करेगा कि सरकार कौन बने या कौन जीते। इसलिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण, ये पुरानी प्रक्रिया 8 बार पहले भी हो चुका है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है, और आवश्यक है। 23 साल से नहीं हुआ था, अब हो रहा है, इसका स्वागत करना चाहिए। और बिहार में भी हमने देखा है, शुद्धिकरण के बाद वोट परसेंटेज 10% बढ़ा है पोलिंग का, और एक भी शिकायत कहीं से नहीं आई कि मेरा वोट कटा है, एक भी बूथ पर रिपोल नहीं हुआ। पहले हमने देखा 600 बूथ पर रिपोल हुआ है। तो ये मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण हुआ है, उसके कारण मतदान की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी हुई है, पारदर्शी हुई है, और व्यापक रूप से लोगों ने उसका स्वागत किया है, और सभी राज्यों में ये हो रही है, होगी, होनी चाहिए। ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि मर जाएंगे लेकिन एसआईआर नहीं होने देंगे बंगाल में। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है, और चुनाव आयोग राष्ट्रीय है,
एक संवैधानिक इंडिपेंडेंट संस्था है। कौन से कानून के अंतर्गत ममता बनर्जी उसमें व्यवधान डाल सकती है, ये उनको बताना चाहिए। बिहार चुनाव पर आते हैं। एसआईआर के बाद पहला चुनाव वहां पर हुआ और उम्मीद से भी बेहतर सीटें मिली हैं। तमाम नेता आपकी पार्टी के ही बता रहे हैं, चूंकि अमित शाह पहले ही बता चुके हैं 160 165 सीटें उनको आने वाली हैं, लेकिन 202 एनडीए पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है बिहार में। आप इसको कैसे देखते हैं और क्या बड़ी वजह रही वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी पार्टी बनने की? देखिए, अब एक तो वो दौर खत्म हो गया जिसमें एंटी इनकम्बेंसी हम देखा करते थे। अगर सरकारें काम करेंगी, जनता के हित में काम करेगी, जनता को रिजल्ट मिलेगा, जनता के जीवन में परिवर्तन आएगा, तो जनता उस सरकार को बार बार लाएगी। ये बिहार में हुआ। 20 वर्षों में लोगों ने देखा है कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया। तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय फिर से शुरू हो गए, मेडिकल की सुविधाएं बढ़ गई और लोगों के IIM, IIT सब में बढ़ा है। रेलवे, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी सब बढ़ी है, सब तरह से हुआ। इंडस्ट्रीज बढ़ी हैं, तो सब तरफ से जो विकास हुआ है उसको लोगों ने देखा है। और लोगों ने वो दौर भी देखा है जब 7 बजे से बाद अगर कोई घर नहीं आया, पुरुष भी, महिला तो छोड़ दीजिए, पुरुष भी अगर घर नहीं पहुंचा तो घर वाले चिंता किया करते थे कि अब क्या होगा। आज तो देर रात में वहां महिलाएं भी जा सकती हैं। वो जंगल राज खत्म हुआ है, सुशासन आया। ये सुशासन की जीत है और ऐसा सुशासन जनता चाहती है, उसको मिले मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश बाबू के नेतृत्व में। वहां पर ये सुशासन लोगों को मिल रहा है, तो उसी के लिए लोगों ने ये अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया है। चुनाव के बाद अपोजिशन के नेता कह रहे हैं कि सुशासन की जीत नहीं, ये 10,000 रुपए की जीत है जो महिलाओं के खाते में पहुंचे हैं। देखिए, क्या वो ईमानदारी से कह सकते हैं क्या वो इसी की जीत है? फिर तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे कार्यकर्ता, एनडीए के लोग जो एक वर्ष से वहां घर घर बूथ मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये सारे कार्यक्रम में लगे, पन्ना प्रमुख बनाने में लगे, सबको वोट डालने की जिम्मेदारी में लगे। अगर ऐसा होता तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2019 के चुनाव में जब माननीय मोदी जी ने किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए साल देने की घोषणा की, तो श्री राहुल गांधी ने कहा था हम 6,000 रुपए महीना देंगे। लेकिन लोगों ने किस पर विश्वास किया? 6,000 साल वाले कमिटमेंट पर विश्वास किया, 6,000 महीने वाले पर नहीं किया। ऐसे ही अब भी 10,000 रुपए दिया आगे काम करने के लिए, उनके आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के लिए उनके खाते में गया, पर तेजस्वी ने तो 30,000 रुपए देने को कहा था, उस पर तो विश्वास नहीं किया लोगों ने। लोगों के जीवन में जिस चीज से परिवर्तन आता है, ये कोई खैरात नहीं दी है, उनको काम करने के लिए सहायता की है, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण बराबर हो रहा है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है, द्रोण दीदी बनाया गया है, कृषि सखी बनाया गया है हजारों महिलाओं को। आज हर चीज में महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, उनकी सहभागिता बढ़ रही है। उसी का एक चरण ये है। अभी बंगाल में चुनाव आने वाला है और भी कई राज्यों में चुनाव है, अगले साल केरल भी है उनमें। आपको लग रहा है कि अब बिहार के बाद बंगाल की बारी है, बीजेपी पूरी तैयारी है? निश्चित रूप से ममता दीदी की बौखलाहट ये बताती है कि बंगाल से उनकी जाने की बारी है। बंगाल में बीजेपी ने जितना संघर्ष झेला है और जो सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्याएं टीएमसी के लोगों ने की है, और फिर भी बीजेपी के कार्यकर्ता सीना तान कर अत्याचारों के सामने भी खड़े हैं। जनता भी उनकी ओर देख रही है। जनता भरपूर समर्थन राष्ट्रवादी नीतियों को देगी। जो बंगाल की डेमोग्राफी बदलने का काम ममता दीदी ने किया है, वहां से जो खबरें आती हैं कि जो बांग्लादेश से जो लोग आते हैं उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड पहले ही बनाकर उनको भेज दिए जाते हैं। और अभी एसआईआर की जब प्रक्रिया हो रही है तो देख रहे हैं कि बॉर्डर वाले जो जिले हैं वापस जा रहे हैं, बड़ी संख्या में भीड़ है, वो लोग वापस लौट रहे हैं। हाँ, जो 10 साल से हैं, 20 साल से हैं। तो यही तो शुद्धिकरण है कि जो हमारे नागरिक नहीं है वो हमारी सरकार चयन क्यों करेगा? तो इन सब चीजों के कारण इसीलिए ममता दीदी विरोध कर रही है उसका, लेकिन उनका विरोध कोई काम करेगा नहीं। जनता के हित में, देश के हित में
ममता दीदी को मुझे लगता है बंगाल की जनता वही हाल करेगी जो राजद का बिहार में हुआ। एक सवाल एक और मैं जानना चाहूँगा कि मैंने कई बार पता किया बीजेपी के लोगों से, जानने वाले लोगों से, बड़ी गजब की स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी बनाती है हर चुनाव में। अभी मैंने देखा बिहार चुनाव में यूपी के मंत्री हों या दूसरे राज्य सरकारों के मंत्री हों जहाँ पर बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है, मंत्री गलियों में प्रचार कर रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं। स्ट्रेटजी का आइडिया कहाँ से आता, कैसे बनती है? शायद यही कारगर साबित होती है आप लोगों के एक लिए। तो ये समझना चाहिए जी कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ बूथ से लेकर के, बूथ के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सबकी मानसिकता एक मिलेगी, विचार एक से मिलेगी और सब अपने को कार्यकर्ता मानते हैं। हमारा मंत्री हो, हमारा मुख्यमंत्री हो, इसलिए किसी को भी गली में प्रचार करने में कोई हिचक नहीं होती। किसी के सामने ये नहीं आता कि ये मेरा स्टेटस है। सबका स्टेटस कार्यकर्ता का है, ये मान करके सब हर काम को करते हैं जहां जिसकी आवश्यकता होती है, जहां जिसकी तैनाती होती है, जहां जो काम करने को संगठन कहता है, सब उसको निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ करते हैं और उसके फलस्वरूप परिणाम हमारे पक्ष में आते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के चूंकि राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष हैं, एक आखिरी सवाल आपसे। कांग्रेस आपसे लगातार ये पूछती है कि हम लोग 60 साल तक देश में राज किया, कांग्रेस पार्टी ने, हम लोग ऐसे कार्यालय, ऐसे दफ्तर नहीं बना पाए, लेकिन बीजेपी ने 10 साल में ही जिला स्तर पर ऐसे मुख्यालय बना लिए जो कांग्रेस के प्रदेश स्तर पर नहीं बने हुए। कांग्रेस ने 75 साल तक कभी देश के लिए, पार्टी के लिए काम नहीं किया। उनके यहाँ था सेल्फ फर्स्ट, पार्टी सेकंड, नेशन थर्ड। हमारे यहाँ इसका उल्टा है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ थर्ड। जब सेल्फ थर्ड है तो हमारे यहाँ सब प्रकार से कंट्रीब्यूट करते हैं, सब प्रकार से प्रयास करते हैं और इतनी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो उसके अनुरूप कार्यालय भी आवश्यक है। बदलते दौर में, कार्य पद्धति के बदलते दौर में भी कार्यालय के जो चीजें आवश्यक है वो सब हमारे कार्यकर्ता जुटाएंगे, जुटाते आए हैं और उसके उसमें ये सब बने। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो थे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष डॉक्टर नरेश बंसल, जिन्होंने बताया कि बीजेपी किस स्ट्रेटजी के तहत चुनाव लड़ती है और अभी जो सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है उसका क्या कह सकते हैं संदेश देने का माध्यम है। और तमाम जो मुद्दे, चाहे SIR का हो, बंगाल में चुनाव आने वाला हो, सभी मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बातचीत की। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।